Recording stopped. जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, आप सब खैरियत है? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत जल्दी आ गए सर। हाँ जी सर। मैंने सोचा जो मर्जी लाओ, ये मैंने कहा जरा जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, थैंक यू जो सर। मर्जी मंगा ले, जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा। चले जी, हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9। बेटा मैंने आपको बताया था कि लिक्विड सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक वो कि जिसमें तमाम लिक्विड्स यानी कम्प्लीटली तौर पे डिज़ोल्व हो जाते हैं, कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। दूसरे जिनमें बिल्कुल भी वो डिज़ोल्व नहीं होते एक दूसरे में, इन्हें हम प्रैक्टिकली इमिसिबल कहते हैं। और तीसरे पार्शली मिसिबल होते हैं। पार्शली मिसिबल जो है इनमें मैंने आपको बताया था कि 2 लेयर्स बनती हैं और दोनों लेयर्स जो हैं एक दूसरे के कंजुगेट सोल्यूशन कहलाते हैं। और जब हम इस पार्शली मिसिबल लिक्विड को नहीं जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल करता है, मेरे पास तो बस दही ले लेना जी बेटा। तो पार्शली मिसिबल लिक्विड जो है ना, इनमें मैंने आपको बताया था कि 2 लेयर्स बनती हैं, एक अपर लेयर होती है और एक लोअर लेयर होती है। ठीक है जी, जैसे सपोज कीजिए कि हम ये एक बीकर है और इसमें हम 2 लिक्विड्स जिसमें फिनोल एंड वाटर है, फिनोल एंड वाटर, इनको मिक्स करते हैं और 2 लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। और इनको हम कहते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। दीज आर कॉल्ड पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। अब इसको अगर हम हीट करते हैं ना, तो एक वो टेम्परेचर आता है जहां पे ये दोनों लेयर सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये 2 लेयर्स वैनिश हो जाती हैं, ये एक ही लेयर बच जाती है। तो वो टेम्परेचर जहां पे 2 लेयर्स सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, या फिर इसे हम अपर कंसुलेट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है जी, अपर कंसुलेट टेम्परेचर भी कहते हैं। और फिनोल वाटर सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू 65.9 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अपर कंसुलेट टेम्परेचर। अब यहाँ पे इस टेम्परेचर पर इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें 34% फिनोल और 66% वाटर होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो ये है पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। कौन से? पार्शली मिसिबल, जो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। इनमें फिनोल वाटर सिस्टम में इसी तरह ईथर और वाटर को मिक्स कर दें, ठीक है, तो या फिर निकोटीन और इसी तरह से वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं, निकोटीन बेंजीन को सॉरी मिक्स करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आते हैं? पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। बुक में इनकी एग्जांपल्स जो दी हुई हैं ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए, बस वहाँ से एग्जांपल याद कर लीजिएगा। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर फिनोल वाटर सिस्टम का ये, और साथ इनकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट बेटा जी, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक आइडियल और दूसरे नॉन आइडियल। ठीक है जी, आइडियल सॉल्यूशंस और दूसरे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कितना रह गया चैप्टर 9? बस आज खत्म हो जाएगा। 10 चैप्टर भी यार जल्दी कर लें, फिर मैंने 10 चैप्टर भी खत्म करना है। आपको पता ना आज 2 लेक्चर हैं। सर मतलब हमें तो नहीं पता। बस एक ये पहला लेक्चर 1 से 2 है, दूसरा 3 से 4 है। ठीक है, आपके यहाँ 2 लेक्चर?
2 से 3 मेरा नहीं है, वो फिजिक्स का होगा। इंग्लिश 3 से 4 फिर मेरा लेक्चर होगा, ठीक है? लिख So लिया? sad. वजह जी सर मतलब 2 लेक्चर है या 4? मतलब 2, ठीक है? सर मतलब आज अपना आप सारा काम खत्म करा। सर 2 जी, जी। मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 4। अच्छा, सर 3 यार 3 होता है उसमें। थी कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड जो है ना बेटा, जैसे सपोज कीजिए इनकी एग्जांपल्स हम लेते हैं, एथेनॉल एंड वाटर, एथेनॉल एंड वाटर सिस्टम कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड है। इसी तरह से HCl एंड वाटर, ये कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है बेटा? इसी तरह से सपोज कीजिए मेथनॉल को वाटर में डिजोल्व कर दें, या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व कर दें, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इसी तरह से कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स में जैसे हम कहते हैं जी क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, इनको अगर हम डिजोल्व कर देते हैं तो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है बेटा? अब ये जो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आइडियल और दूसरे होते हैं नॉन आइडियल, ठीक है बेटा? आइडियल और नॉन आइडियल। अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आइडियल और किस तरह से नॉन आइडियल होते हैं, ठीक है जी? तो ये जो एग्जांपल्स हैं बेटा, ये एथेनॉल और वाटर, HCl एंड वाटर, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सारे ये जितने भी हैं ये कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है जी? अब हम इनकी 2 कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। ये जो 2 कैटेगरीज हैं ये कौन कौन सी? नंबर 1 आइडियल सॉल्यूशंस, सर ये डबल लेक्चर कब तक चलने हैं? और दूसरे आज ही है बस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा? अभी जो आइडियल सॉल्यूशन है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनमें डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है जी? सबसे पहला जो डिफरेंस इसमें हम डिस्कस करते हैं ना, वो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 2 लिक्विड हैं A और B, ठीक है? हमने A के 50 ml B के 50 ml में डिजोल्व किए, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? A + B सॉल्यूशन जो है ना ये होगा 100 ml, ठीक है? अगर तो वॉल्यूम ऑफ एडिंग लिक्विड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो देन इट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, फिर हम इसे आइडियल कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि हम 50 ml A और 50 ml B मिक्स कर रहे हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हमारे पास 98 ml आ रहा है, या 100 से बढ़ गया 105 ml, यानी 100 से कम हो जाए या 100 से ज़्यादा, फिर उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? वॉल्यूम क्यों चेंज होता है? वॉल्यूम चेंज इसलिए होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस चेंज हो जाती हैं, ठीक है? जैसे A और A मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं पहले बिफोर मिक्सिंग, इस तरह B में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो सारी B टाइप के मालिक्यूल के दरमियान होंगी, लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो फिर A और B के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी। अब ये जो फोर्सेस हैं ये अगर इनकी इंडिविजुअल फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं या वीक हो गई हैं तो फिर क्या होगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है? समझ आ गई? तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आइडियल के केस में चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 0 होगा, चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आइडियल के केस में क्या होगा बेटा? 0। लेकिन नॉन आइडियल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना बेटा, ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं, यानी इंक्रीज हो सकती हैं, और दूसरा इसमें जो केस आता है वो ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले से ज़्यादा वीक हो जाती हैं, ठीक है जी? समझ आ गई? पहले में तो देखें ना, आइडियल सॉल्यूशन में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो 0 ही रही हैं, ठीक है? यानी बिल्कुल चेंज इनमें कोई नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ना तो बढ़ी ना कम हुई। लेकिन नॉन आइडियल में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले से इंक्रीज भी हो सकती हैं और दूसरे केस में डिक्रीज भी हो सकती हैं। अब अगर देखें
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जीरो। लेकिन अगर बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई हैं तो मॉलिक्यूल ज्यादा करीब आ जाएंगे, जब ज्यादा करीब आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में वॉल्यूम कम हो गया। इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है बेटा जी, समझ आ गई। फिर जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, किसी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। एंथैल्पी कब चेंज होती है? हमने पढ़ा हुआ है कि जब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना तो एक्सोथर्मिक हो जाती है, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है। जब बॉन्ड वीक हो जाते हैं तो फिर क्या होता है बेटा? बॉन्ड वीक होते हैं तो एब्जॉर्ब होती है हीट, यानी एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है जी। तो अब देखें पहले केस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज नहीं हुई, एंथैल्पी भी चेंज नहीं होगी। इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गई, यानी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो गई हैं, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जब बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो चेंज इन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, ठीक है जी। एंथैल्पी चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज हो गई हैं, ठीक है, वीक हो गई हैं, तो इसका मतलब है एंथैल्पी यानी हीट वो एब्जॉर्ब कर रही हैं और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ आ गई। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर, तो पहले केस आइडियल केस में तो वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नॉन आइडियल केस में अगर बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले से स्ट्रांग हो गई हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, तो वो जल्दी एवेपोरेट नहीं होंगे, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है ना तो मॉलिक्यूल जल्दी एक दूसरे को लीव नहीं करेंगे, इस तरह से वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है। दूसरे केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो गई हैं, वीक हो गई हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को जल्दी लीव कर सकते हैं। जब जल्दी लीव कर सकते हैं इसका मतलब है वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है जी, समझ आ गई बेटा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। वेपर प्रेशर जो ये बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब पहले केस में तो वेपर प्रेशर में चेंज आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज नहीं आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज जीरो रहेगा, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वही रहेगा। इस केस में क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई। और इस केस में क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे, ठीक है बेटा, समझ आ गई। अब इसमें एक और पॉइंट जो मेन सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है ना, वो ये होता है कि वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ अब हम लिखते हैं कि राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं अगर, तो ये आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है बेटा। तो यानी ओबे यहां पे लिख लेते हैं आइडियल के साथ इधर, ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, आइडियल हैं, ठीक। आवाज आ रही है? नहीं है सर आवाज नहीं आ रही। बहुत नाजुक